मेथड ऑफ इंडक्शन समझ में आ गया, मेथड ऑफ इंडक्शन के प्रिंसिपल समझ में आ गए, मेथड ऑफ इंडक्शन इंड्यूस क्यों किया, इंडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, हम लोगों ने वहाँ पे छोटा सा एक एप्लीकेशन देखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट सीरीज के रिजल्ट को प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। एक्सप्रेशन की वैल्यू जिसके अगेंस्ट में जा रही है वो वैल्यू क्या है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, उसका कुछ ना कुछ इक्वल एनालिसिस इक्वल्स टू आरएसएस होता है तुम्हारा मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप टॉपिक तुम लोगों को पढ़ना है वो है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ गई, बायनोमियल थ्योरम का कांसेप्ट आया कहां से, ये थोड़ा सा रूट में हमको लेकर के जाता है एक्सपांशन फॉर्मूला। ठीक है, एक्सपांशन फॉर्मूले को थोड़ा याद करने की कोशिश करो। तुमने ये फॉर्मूला देखा है a + b द होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन जब तुम लगाया करते थे a² + 2ab + b²। ठीक है, माइनस हो जाने के बीच का टर्म माइनस हो जाता था, अपना तो बेसिक्स जानते हो। ठीक है, थोड़ा और एक्सप्रेशन में अगर हम ऊपर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते थे जिसके अंदर a + b द होल क्यूब अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a³ + 3ab का स्क्वायर + 3a² b + b का क्यूब। ठीक है, इसके अंदर जनरली तुमने इसको इस तरीके से याद किया तो कोई नहीं पढ़ता था इसके लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस एक्सपांशन के अंदर कुछ चीजों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से इंटरलिंक हो रही है इसके अंदर। तो देखते हैं, इसकी बात अगर मैं करूँ तो इसके अंदर मुझको दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स, इसका इंडेक्स कितना एक्सपांशन है, इंडेक्स मतलब पावर कितनी चढ़ी हुई है इसके ऊपर, इंडेक्स इसके ऊपर 2। ये बात मुझको समझ में। वैसे अगर मैं इसमें लिखने की कोशिश करूँ यही चीज तो इंडेक्स कितना है इसके अंदर, इंडेक्स है 3, करेक्ट है, इंडेक्स उसके अंदर 2 है, इंडेक्स इसके अंदर कितना है 3 है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो राइट हैंड साइड में जब एक्सप्रेशन को एक्सपांड कर दिया गया, एक्सपांड कर देने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स इज कितने हो गए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 3। इस केस में तुम देखोगे, इस केस में तुमको नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलने वाले, इस चीज से हमको सबसे पहली चीज समझ में आई है, एक बेसिक हमको समझ में आए हैं। और इसके अंदर लगे हाथ ये भी लिख लेते हैं। चलो कोएफिशिएंट इसके बता दो क्या क्या है, राइट हैंड साइड पे इसका कोएफिशिएंट देखो, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट है 1। सही है, 3 कोएफिशिएंट 3 टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, 3 कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब इस चीज के अंदर हमको देखो कोएफिशिएंट को ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1 है, 3 है, 3 है, ऊपर से 1 है। ये चीज हमको यहाँ पे एनालिसिस करना है थोड़ा इसके ऊपर। अब शुरुआत में देखो यहाँ पे a का पावर कितना है, a का इंडेक्स 2 है। अगले केस में a का इंडेक्स कितना हो गया, 1 हो गया। और इस केस में ध्यान से देखोगे तो a का इंडेक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो a गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट में से राइट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू क्या होते जा रही है, a के ऊपर जो इंडेक्स लगा हुआ है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। और उल्टा इधर देखने की कोशिश करो, यहाँ पे b नहीं था, यहाँ b⁻1 हो गया, यहाँ b⁻2 हो गया। तो b का इंडेक्स क्या होते जा रहा है, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे भी मुझको समझ में आ रहा है a3, फिर एक्चुअली में इस टर्म को यहाँ होना चाहिए था। अब तुमको थोड़ा थोड़ा इसका अंदाजा मिलने लगे। तो एक्चुअली में इस टर्म को यहाँ होना चाहिए था 3a² और 3ab का स्क्वायर। ऐसे होता है, तुम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे, लर्न करते टाइम आगे पीछे लर्न कर लिया था, चल गया था। पर अब तुमको ये बात समझनी चाहिए कि a³ फिर a का स्क्वायर, फिर देखो a हुआ और यहाँ पे से a क्या हो गया, गायब हो गया। तो a यहाँ पर भी क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे a रिड्यूस होते जा रहा है, और b इस केस में क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं एक्सपांशन लगाने की कोशिश करूं किसी भी वैल्यू के ऊपर, कोई भी ऐसा एक्सपांशन होगा, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। ठीक है, बाइनोमियल किसी भी बाइनोमियल के ऊपर इंडेक्स लगा हुआ है और उसको मैं एक्सपांड करने की अगर कोशिश करूं तो उसके अंदर मुझको एक बात समझ में आएगी कि अगर उसका इंडेक्स 2 होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म 2 से 1 ज्यादा होंगे। सही है, तो अगर उसका इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स उनके अंदर हो जाने वाले हैं n+1। ये बात मुझको अंदाजे में मिल गया है। ठीक है, n+1 टर्म्स बेसिकली मुझको देंगे उतने ही कोएफिशिएंट्स। 3 टर्म है तो कितने कोएफिशिएंट बनेंगे, 3 कोएफिशिएंट बनेंगे। अब अगर बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से मैं एक्सपांशन लगा रहा हूं तो फर्स्ट वाले की पावर फर्स्ट कोएफिशिएंट में n के ही बराबर होगी, मतलब इंडेक्स के बराबर होगी। जैसे a + b द होल स्क्वायर में शुरुआत हमने किया था a से, a का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखो a + b द होल क्यूब में a के साथ क्या बैठा हुआ है, क्यूब बैठा हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सक्सेसिवली एक ही इंडेक्स क्या होती जाएगी, कम कम होती जाएगी, और b के इंडेक्स लगे हाथ क्या होती रहेगी, बढ़ते रहेगी। इस केस में भी a का इंडेक्स स्लोली कम होता रहेगा, b का इंडेक्स क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक, ये पॉसिबिलिटीज को समझ करके हम क्या कर सकते हैं और थोड़े बहुत एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी फाइंड आउट करने की कोशिश करूं a + b रेज़ टू
5। ये बात में समझ लो, ठीक है। a प्लस बी रेस टू 5, इंडेक्स कितना है 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टर्म होने वाले। सब टर्म आपस में क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले। ये ऐड क्यों हो रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट भी होंगे थोड़े टाइम बाद, फिलहाल ऐड हो रहे हैं, ठीक है। शुरुआत हम किससे करेंगे, फर्स्ट वाले से करेंगे। फर्स्ट वाला मुझको क्या बोलता है a, ठीक है। तो a अपने पावर पे मैक्सिमम पे रहेगा a रेस टू 5 और b अपने मिनिमम पे रहेगा b रेस टू 0, जो एक्चुअली में क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो b रेस टू 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर अगले केस में क्या हो जाने वाला है, a रेस टू 4, a रेस टू 3, a रेस टू 2, a रेस टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा a रेस टू 0 और a रेस टू 0 फिर से क्या हो जाएगा 1 फिर से लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट मुझको एक बात समझ में आएगी, b यहाँ अपने मिनिमम पे था तो b रेस टू 0 था, अब यहाँ पे b रेस टू 1 मतलब b, फिर आगे बढ़ूंगा तो b का स्क्वायर, आगे बढ़ूंगा तो b का क्यूब, फिर b रेस टू 4 और लास्ट में आ जाऊंगा तो b रेस टू 5। ये बात मुझको समझ में आती है। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे तो एक्सपांशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि इन केसेस के अंदर तुमको कोएफिशिएंट भी दिख रहे थे। अब इसके कोएफिशिएंट्स का क्या, इसके कोएफिशिएंट समझ में नहीं आए। ये तो समझ में आ गया कि अगर 5 की पावर तो 6 है इसके अंदर टर्म्स टोटल, ठीक है। पावर a के साथ रिड्यूस होते चलेगी, b के साथ इंक्रीज होते चलेगी, इतना तो तुमने क्या कर लिया, प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम ये देखेंगे कि कोएफिशिएंट के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो कोएफिशिएंट्स के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, कोएफिशिएंट्स के लिए हमको पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट कांसेप्ट जिसके बारे में तुमको पढ़ना है वो है पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। इतना लिख लो, फिर मैं पास्कल्स ट्रायंगल बता रहा हूं। वीडियो फ्रेम है ना, छोटा पड़ेगा, हां छोटा पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने तुमको बताया कि कोएफिशिएंट्स के लिए तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा। पास्कल का ट्रायंगल क्या है, पास्कल का ट्रायंगल अभी तो हम लोगों ने ट्रेंड्स समझ लिए, a कैसे डिक्रीज हो रहा है, b कैसे इंक्रीज हो रहा है, समझ लिए। नंबर ऑफ टर्म कितने होने वाले हैं ये कैलकुलेट कर लिए। अब हमको क्या देखना पड़ेगा कि पास्कल्स ट्रायंगल क्या है। पास्कल्स ट्रायंगल हमको किसके बारे में बताएगा, पास्कल्स ट्रायंगल हमको कोएफिशिएंट्स के बारे में बता देगा, कोएफिशिएंट क्या क्या डालना चाहिए उसको, ठीक है। तो अगर मैं एक्सप्रेशन पे ध्यान देता हूँ, बाइनोमियल पे ध्यान देता हूँ, तो बाइनोमियल मेरा x प्लस y, ठीक है। इसके ऊपर पावर हो सकती है 0, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर पावर हो जाएगी 1 और आगे बढ़ोगे तो इसके ऊपर पावर हो जाएगी 2 और हो जाएगी 3 और ऐसे तुम आगे बढ़ते रहोगे तो इसके ऊपर से जो पावर बनने वाली है वो पावर क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहेगी। अगर कोई भी चीज रेस टू 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाने वाली है 1 हो जाने वाली है, ठीक है। अगर x प्लस वाई रेस टू 1 है तो आंसर में क्या मिलेगा तुमको, x प्लस वाई ही मिलेगा। मतलब x के ऊपर का x का कोएफिशिएंट वहां पे कितना 1 ही हुआ और y का भी कोएफिशिएंट कितना हुआ 1 ही हुआ। अब यहाँ से तुमको क्या करना है, आगे दो नंबर्स के बीच में ट्रायंगल बनाना शुरू करना है। देखो अंदाजा मैं तुमको बताता हूँ कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2। इसके इस साइड तुमको एक 1 लिख देना, इस साइड एक 1 लिख देना, ठीक है। तो जब तुम a प्लस बी द होल स्क्वायर करते थे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बीच में 2 का कोएफिशिएंट आ जाया करता था, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, अब इन दोनों को क्या करना शुरू कर देना, तुमको इन दोनों को ऐड करोगे और फिर से इन दोनों को ऐड करोगे। इन दोनों को ऐड करने से तुमको कितना कितना मिल जाने वाला है 3 और यहाँ पे तुमको कितना मिलेगा 3। तुम इस तरफ 1 लिख दोगे, तुम इस तरफ फिर से 1 लिख दोगे। तो देखो a प्लस बी द होल क्यूब क्या हुआ करता था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखो कोएफिशिएंट क्या होने लगे, मैच करने लगे। अब इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 4 6 4, इस तरफ एक 1 लिखोगे, इस तरफ एक 1 लिख दोगे। इस तरीके से हमारा काम चलते चले जा रहा है। अगर हमको एक्सपांड करने की बारी आ गई, एग्जांपल के लिए हम किसको एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं, a प्लस बी रेज टू 5 को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे थे। हमको पता चल गया था कि इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स है 5, तो इस वजह से इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, कितने हो जाएंगे 5 प्लस 1 हो जाने वाले हैं 6, ठीक है। 6 टर्म्स है, 6 टर्म के लिए कोएफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे, समझो ये 4 टर्म्स, ठीक है। इसके आगे और बढ़ोगे तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, 10 10 5, इस तरफ 1 और इस तरफ 1, तो इसका आंसर मिलने वाला है कुछ 1 की जगह 1, फिर मिलेगा 5, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद फिर से 10, फिर 5 और फिर से 1। अब a की पावर मैक्सिमम करेंगे शुरुआत में, तो मैक्सिमम कितना इंडेक्स, तो a रेज टू 5 प्लस a रेज टू 4, b आया पिक्चर में, प्लस a रेज टू 3, b का क्या हुआ स्क्वायर हुआ। और आगे बढ़ोगे a रेज टू 4, b का क्यूब हुआ, फिर a रेज टू कितना हुआ b का स्क्वायर, b का क्यूब, a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर a और रेडियस हुआ b रेज टू
4 हो जाने वाला है और यहाँ से a गायब होकर क्या बन जाएगा, b रेज टू 5 बन जाएगा। ये सब कैसे है, एडिशन में चल रहे हैं। ये तुमको आंसर दे देंगे किसका, a प्लस बी रेज टू 5 का आंसर दे देने वाला है। इस तरीके से कोएफिशिएंट्स पे काम करता है पास्कल्स थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट है। समझ में आ गई कि कैसे कोएफिशिएंट का जन्म हो रहा है। कोएफिशिएंट्स का जन्म कैसे हो रहा था भाई, पास्कल का ट्रायंगल यूज करके हम कर रहे थे। अगर तुमको a प्लस बी रेज टू 5 अगर करना है, ठीक है, तुम क्या करोगे, a प्लस बी रेज टू 1, फिर a प्लस बी रेज टू 2 के कोएफिशिएंट, फिर 2 से तुमको 3 के कोएफिशिएंट मिलेंगे, 3 से तुमको 4 का कोएफिशिएंट मिलेगा, 4 से तुमको 5 का मिलेगा। ऐसे तुमको अगर कभी 15 करना पड़ गया तो ऐसा भी तो हो सकता है। कभी तुमको 15 या 20 का फाइंड आउट करना है तो तुम 1 का 2 का 3 का 4 का, और कोएफिशिएंट का ट्रायंगल इतना लंबा 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 होकर चले जाएगा, तब तक उसको लिखते बैठोगे। कुछ तो एवोल्यूशन चाहिए। ये पैटर्न्स को एनालाइज किया गया और इन कॉम्बिनेशंस को समझा गया कि नंबर्स कैसे ऐड हो रहे हैं, एक दूसरे में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और पीछे वाला चैप्टर जो तुमने पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके अंदर से कांसेप्ट निकाल करके कोएफिशिएंट्स की प्रॉब्लम क्या की गई, सॉल्व की गई। तो अगर एक जनरल रूल के हिसाब से अगर x प्लस वाई रेज टू n अगर आकर के सामने खड़े हो गया, ठीक है, तो मैंने तुमको क्या बताया कि यहाँ पे पावर क्या है, n। पहला कोएफिशिएंट बनेगा तुम्हारा nc 0, फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या बनेगा तुम्हारा nc 0, ये फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट कोएफिशिएंट जो तुम्हारा बनने वाला है वो बनेगा nc 1, नेक्स्ट बनेगा nc 2, नेक्स्ट बनेगा nc 3, nc 4, और ये कब तक चलेगा, जब तक nc n तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं कुछ एग्जांपल के साथ, तो मैं लिख देता हूं x प्लस वाई रेज टू 2, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2c 0, फिर मैं लिखूंगा 2c1, और फिर मैं लिखूंगा 2c2। नंबर ऑफ टर्म कितने हुआ करते थे, अगर इंडेक्स 2 तो नंबर ऑफ टर्म 3, 3 पहले तो बन गया। ठीक है, अब n का फॉर्मूला हमको मालूम है कि n फैक्टोरियल अपॉन मतलब nc0 या ncr का फॉर्मूला हमको पता है, n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, तो n का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, वापस से 2 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल को काट खाया, 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, और ऊपर भी 1, कोएफिशिएंट कितना बन गया 1। इस केस में अगर मैं देखता हूं तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 मतलब 1 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, और 2 का फैक्टोरियल लिखूंगा तो 2 इंटू 1, वापस से क्या हो गया 2। तो सेकंड कोएफिशिएंट क्या बन गया मेरा 2, फर्स्ट कोएफिशिएंट था मेरा 1। इस केस में देखो 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल क्या होगा फटाफट, 0 फैक्टोरियल इंटू नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होने वाली है, 2 का फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल काट आएगा, आंसर क्या बन गया 1। देखो कोएफिशिएंट मिल गया मुझको 1, 2 और 1, जो तुमको पास्कल्स ट्रायंगल से मिल रहे थे वैसे भी मिल जा रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉ करने के लिए तुमको तो ट्रायंगल बनाते बैठने की जरूरत है नहीं। स्टार्ट करोगे तो nc0 से, नीचे की सीरीज जहां पे r की वैल्यूज बैठा करती थी उनको बढ़ाते चले जाओगे, तब तक बढ़ाओगे जब तक n के बराबर नहीं हो जाता, इंडेक्स के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, समझना क्या है शॉर्ट। अब एग्जांपल लेकर के चलते हैं, हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम x प्लस 5 रेज टू 4 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, x प्लस 5 रेज टू 4 अगर करना पड़ गया जनरली बिना बायनोमियल थ्योरम के, तो x प्लस वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई का स्क्वायर करके काम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। पर x प्लस वाई रेज टू 5 अगर मुझको करना है तो सबसे पहले मैं ये कंसीडर करूंगा कि इंडेक्स कितना है, इंडेक्स में बता रहा है कितना है 4, उस हिसाब से नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने वाले मिलने वाले हैं 5 मिलने वाले। ये तो हमारी समझ के लिए हुआ। ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हम NCR वाला फॉर्मूला यूज करने वाले फॉर द कोएफिशिएंट। तो NCR n की जगह पे कितना बैठने वाला है 4, तो शुरू हम करते हैं 4c, नीचे तो मुझको रखना है 0। ठीक है, थोड़ा दूरी पे मैं लिखूंगा 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। हमेशा याद रखना कि पहले वाला टर्म 1 और लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिकली 1 ही हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल भूल जाओ, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल क्या आंसर देगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो अगर मैं 4 फैक्टोरियल बोलता हूँ और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल बोलता हूँ तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ये इसको काट खाएगा, आंसर मेरा कितना छोड़ देने वाला है 4 छोड़ देने वाला है। ठीक है, ये हाल तो यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ 4c2 के लिए, तो ऊपर बैठेगा 4 फैक्टोरियल, नीचे बैठेगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे बैठेगा 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर बैठा हुआ है 4 फैक्टोरियल, नीचे बैठा हुआ है 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ऊपर का हो गया, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू
2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इज बेसिकली 2, ये 2 का फैक्टोरियल ये क्या है, ये 2 का फैक्टोरियल 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 3 का कितना बन गया 6। तो आंसर हमको इस सब के बदले कितना छोड़ देने वाला है 6 दे देने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मुझको कितना दे दिया है 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो 4c1 और 4c3 की वैल्यू सेम ही आएगी, फिर से करके देखते हैं। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल में जब काटेगा तो आंसर छोड़ देगा 1। ये तो हो गए मेरे टर्म्स, टर्म्स की बात हो गई। अब टर्म्स में हम फर्स्ट टर्म को कंसीडर करेंगे और फर्स्ट टर्म की पावर हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 4, तो x रेज़ टू 4, x रेज़ टू 3, x रेज़ टू 2, x रेज़ टू 1 लिखने की जरूरत है, यहाँ पे x रेज़ टू 0 बात हो गई खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की पावर यहाँ पे लीस्ट पे है, तो 5 रेज़ टू 0, यहाँ पे 5 रेज़ टू 1, 5 रेज़ टू 2, 5 रेज़ टू 3 और 5 रेज़ टू 4, सब क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो x इसका वैल्यू मिलने वाला है x रेज़ टू 4, यहाँ पे 5 4 जा 20 x का क्यूब प्लस 5 25 25 into 6 150 x का स्क्वायर प्लस 5 का भी 125 into 4 250 500 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 रेज़ टू 4 और 25 into 25 कितना होगा 625। तो अगर कभी तुमको एक्सपांड करने की बारी आ गई x प्लस 5 रेज़ टू 4 तो तुम इस तरीके से उसका एक्सपेंशन लिख सकते हो। तो अब जरूरत पड़ने में कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए तुम उसको क्या कर ले जाओगे, एक्सपांड कर ले जाओगे। यही एम है बाइनोमियल थ्योरम, सिंपल है। 3 प्लस 1 रेज़ टू 4 माइनस √3 माइनस 1 रेज़ टू 4। खुद ही समझ में आ रहा है कि एक एक्सप्रेशन रेज़ टू 4 है, दूसरा एक्सप्रेशन रेज़ टू 4 है और दोनों को क्या किया जा रहा है माइनस। मुझको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये एज में इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए, वरना बोर्ड तक से लिख दिया। ठीक है, पहले मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ √3 प्लस 1 रेज़ टू 4 को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझको एक बात समझ आ रही है कि इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स 4 है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें है एक्सपांड हो गए कितने हो जाएंगे 5। ये तो ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाला है, इंडेक्स अगर 4 नंबर ऑफ टर्म्स 1। ठीक है, शुरू कितने से करेंगे हम, एनसीआर के फॉर्मूले से स्टार्ट करने वाले। एनसीआर में एन की वैल्यू कितनी है 4, तो 4c 0। ठीक है, फिर 4c 1 4c 2 4c 3 4c 4 हो जाने वाला है। ये बात समझ में, 4c 0 की वैल्यू 1 ही रहेगी, ऑब्वियस है। 4c 4 की वैल्यू 1 ही रहने वाली है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 मतलब 3 फैक्टोरियल इनटू 1 का फैक्टोरियल। आंसर कितना छोड़ देगा 4 छोड़ देगा, पता कर लेना, देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई इसकी 4c 2 क्या छोड़ने वाला है 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल। एक तो 2 बगल में खड़ा हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 को काट खाया, ये 2 का फैक्टोरियल 2 बन के उसको बना देगा टोटल 6। नेक्स्ट 4 3, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 मतलब 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल को काटेगा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 1 ऊपर बचा 4, 1 का फैक्टोरियल 1 4 को कुछ कर नहीं पाएगा, तो कोएफिशिएंट बन गया हमारे 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1 लिखने के बजाय क्या लिखूंगा, पहले फर्स्ट टर्म को कंसीडर करूंगा। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा √3, मैक्सिमम पावर पर रहेगा, मैक्सिमम पावर इंडेक्स कितना रख रहा है 4 रेज़ टू 4। सेकंड वाले टर्म को कंसीडर करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे अगर लिखोगे तो 1 रेज़ टू 0 1 रेज़ टू 0 लिख दोगे, 1 रेज़ टू 0 लिख के क्या करने वाला है। ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है। आगे मैं अगर बढ़ता हूँ तो इसके अंदर ऐड करूंगा, अगला कोएफिशिएंट कितना हो जाने वाला है 4 के बाद में क्या करूंगा √3 की पावर थोड़ी सी कम कर दूंगा, 4 से कितने पे आ जाएगी 3 पे, 1 से कितने पे चली जाने वाली है 1 पे, और आगे बढ़ूंगा तो कोएफिशिएंट मेरा बन जाएगा 6। √3 की पावर क्या बन जाने वाली है √3 रेज़ टू 2, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़ोगे तो प्लस 6 से कितना हो जाने वाला है 4 हो जाने वाला है। 4 से मेरा √3 का पावर कितना हो गया 1 हो गया, और 1 से कितना हो गया है 3। ठीक है, क्यूब हो गया है। और मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो लास्ट में मुझको मिलेगा 1 के अंदर √3 का पावर कितना हो जाने वाला है 1 के बाद 0, तो लिखने की भी कोई खास जरूरत है नहीं, लिखना है तो लिख के वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। और 1 रेज़ टू 4 हो जाने वाला है। एक चीज और तुम जान सकते हो, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4 और 4 का 4। इन सब के इंडिविजुअल टर्म्स के अंदर बैठे हुए पावर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे क्वेश्चन के इंडेक्स के बराबर हो जाता है। तो समझने वाली बात है, बहुत अच्छी बात है, अननेसेसरी लोग निकाल के और आंसर तुमको देते रहते हैं। तो √3 रेज़ टू 4, तो √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, फिर उसका स्क्वायर 9, फिर √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 √3 हो गया 9,
फिर 9 से वापस हो गए 3, रूट 3 रूट 9, रूट 9 से वापस हो गए 3, 3 प्लस 3 मिलकर कितने हो गए 9, तो यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगा सबसे पहले, ठीक है। और दूसरा टर्म मेरा क्या है 1, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस 4 टाइम्स ऑफ रूट 3 का क्यूब, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 और रूट 3 हो गए 3, और आगे रूट 3 अकेले का वैसे ही बैठा होगा, तो 3 रूट 3 हो सकता है, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ये रूट 3 मिलकर हो गए 3, और ये रूट 3 वैसे का वैसे ही बैठा है, तो 3 रूट 3, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 3 रूट 3, प्लस मैं आगे चलो यहाँ पे कितना है 6, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाने वाला है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ रूट 3 वैसे ही ले जाएगा, प्लस 1 का क्या होने वाला है 1 का 1 ही रहेगा, जितना पावर चढ़ाना चाहते हो 9, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 6 3 जा 18, 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 1 28, जो अकेले नंबर बैठे होते हैं उनको निपटा लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 3 जा 12, 12 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 बन जाएगा 16 रूट 3, तो ये वैल्यू हमको किसकी मिली हुई है, ये वैल्यू मुझको मिली हुई है रूट 3 प्लस 1 रेज टू 4, 28 प्लस 16 रूट 3, ये वैल्यू मिली गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम चलेंगे जिसके अंदर रूट 3 माइनस 1 का, ठीक है। कॉपी कर लो, तो समझ में आ रहा है कि चेंज क्या है, प्लस की जगह माइनस है इस टर्म में, ये टर्म को अगर यहाँ डालता हूँ तो इस पे पावर 4 ही है, इंडेक्स 4 ही होगा तो नंबर ऑफ टर्म 5 ही होंगे, कॉम्बिनेशन का इफेक्ट हमको कोएफिशिएंट यही देने वाला है, कुछ नया कोएफिशिएंट दे देगा, नंबर ऑफ टर्म क्या देते हैं, जब तो मल्टीप्लाई किया मतलब एक्सपांड कर रहा था तो a प्लस बी होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कितने टर्म बने 3, और यहाँ पे कितना था पावर कितना था 2, तो पावर जितनी भी होती है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होती है, तो कितने टर्म इधर अभी 5, पावर कितनी है 4, पावर हो जाएगी 6, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। ऐसे काम हो रहा है ये। अब आगे देखो कंडीशन तो वही है, पावर अभी भी 4 ही है, कोएफिशिएंट उतने के उतने ही रहने वाले, कम ज्यादा तो हो नहीं जाएंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। सिर्फ इस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इंप्रोवाइज करके लिखा जा सकता है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ रूट 3 प्लस माइनस 1 रेज टू 4, हो सकता है पॉसिबल, रूट 3 प्लस माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो मेरा फर्स्ट टर्म जो है रूट 3 बन गया, सेकंड टर्म क्या बन गया माइनस 1 बन सकता है, और बीच में क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करते टाइम मुझसे कोई गलती नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मुझको, ठीक है। सही है। अब फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 1, फर्स्ट वाला टर्म क्या है मेरा रूट 3 अपने मैक्सिमम पे रहने वाला, मैक्सिमम कितना 4, और माइनस 1 अपने मिनिमम पे रहेगा, मिनिमम मतलब कितना 0, ठीक है। ये हो गया पहला वाला कंडीशन। सेकंड वाले कंडीशन में हम कोएफिशिएंट लिखेंगे 4, रूट 3 थोड़ा सा कम हो जाएगा 3, और माइनस 1 आ जाएगा थोड़ा पावर में, चलना है। आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो मैं आगे का कोएफिशिएंट लिखूंगा 6, रूट 3 की पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, बन जाएगी स्क्वायर, और माइनस 1 का भी बन जाएगा स्क्वायर, और आगे बढ़ूंगा 4, रूट 3 बन जाने वाला है मेरा 1, माइनस 1 बन जाएगा क्यूब, प्लस और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो माइनस 1 ही रह जाएगा सिर्फ रेज टू 4, रूट 3 पूरा ही अदृश्य हो जाने वाला है, लिखने के लिए लिख भी लोगे रूट 3 रेज टू 0, क्या फर्क पड़ने वाला, ठीक है। अब इससे मुझको एक बात समझ में, कोएफिशिएंट 1, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 कितना बन जा रहा था 9, और माइनस 1 रेज टू 0 इज 1, कुछ फर्क पड़ा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 9 वापस क्या हो गया 3, और आगे का रूट 3 वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 1 अभी है, माइनस 1 के ऊपर पावर क्या है ऑड पावर है, वो ऑड पावर इस पॉजिटिव के साथ लड़के इसको क्या कर देगी नेगेटिव कर देगी, ठीक है। नेगेटिव कर रही है इसको, समझ में माइनस 1 इधर था, माइनस 1 इस साइन के साथ लड़के इसको क्या कर देगा माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई करके इस साइन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, प्लस यहाँ पे 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 इंटू रूट 3 वापस क्या बन जाने वाला है 3, माइनस 1 यहाँ पर भी है, और माइनस 1 के ऊपर जो पावर लगी है वो इवन है, सीधी भाषा में माइनस 1 इंटू माइनस 1 पॉजिटिव 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, यहाँ पे आंसर क्या छोड़ गया मुझको 1 छोड़ गया, प्लस यहाँ पे कितना दे रहा 4 इंटू रूट 3, ध्यान से देखना माइनस 1 इधर है और ऑड पावर में है, पावर इसकी वैसी है ऑड है, ऑड होने की वजह से फिर से पॉजिटिव साइन को क्या कर देगा नेगेटिव कर देगा, और आगे बढ़ जाएंगे तो प्लस यहाँ पे माइनस 1 रेज टू 4, पावर कैसी है इवन पावर, मतलब 1 कर देने वाला, 9 इंटू 1 इंटू 1 मुझको दे देगा 9, यहाँ पे मुझको मिलने वाला 12 रूट 3 प्लस 6 3 जा 18, कटरा पॉजिटिव है, माइनस 4 रूट 3 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 1, फिर से देखो 1 18, ये कितना हो जा रहा है फिर से 28 हो जाएगा, 18 प्लस 9 1 9 9 2 18 9 3 27 प्लस 1 28 हो गया,
माइनस माइनस ऐड किए जाएंगे तो में 4 ऐड होके बन जाएगा 16√3। ये मुझको एक्सपांशन मिला इसका। यहाँ पे मुझको फर्स्ट वाले का एक्सपांशन था, ये वाले का एक्सपांशन ये था, इसका एक्सपांशन मुझको कितना मिल गया है, इसके जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 28 माइनस 16√3। अगर मैं इनको खोल देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 28 प्लस 16√3 माइनस अंदर के सारे साइंस को चेंज कर देगा 16√3। ये 28 इस 28 को कट है 16√3 कितना हो गया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है 32√16 इस केस में ये सर्ड लाइक सर्ड है, लाइक सर्ड में सर्ड इसके जैसा बिहेव करता है, वेरिएबल जैसा बिहेव करता है। वेरिएबल अगर x होता तो 16x प्लस 16x 32x होता, तो 16√3 और 16√3 32√3 हो गया। समझ गए? चलो फिर